बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री बुक के 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इससे ना सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव सेशन एग्जाम का बहुत अच्छा होने वाला है, बल्कि आपको सब्जेक्टिव में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहां हम हर एक एमसीक्यू को रीजनिंग के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज आपकी बुक से, आपके मॉडल पेपर से और कुछ पास्ट पेपर को सामने रखते हुए इन एमसीक्यूज को बनाया गया है, और इन एमसीक्यूज के ऊपर काफी ज्यादा मैंने टाइम लगाया है, और एक एक एमसीक्यू को देखकर, स्टडी करके, और उसके बाद जो है वो इस लेक्चर का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। Dear students, here we have MCQ number 1, which is which factor affect the rate of diffusion of gases। यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को। तो देखें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन बेसिकली ये है कि गैसेस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाना, यानी गैसेस मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से मूव होना और लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। तो वो कितने टाइम में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगी, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो याद रहे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। डेफिनेटली अगर मास ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, कम होगी। लेकिन इसी तरह से अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन दोनों पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास पर भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मॉलिक्यूलर मास पर इनवर्सली डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डायरेक्टली। तो राइट आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन सी, विच इज बोथ ए एंड बी। Next we have MCQ number 2, rate of evaporation increases at dash atmospheric pressure। अब ये मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने लगा हूं, इसके बाद आपने इसका खुद आंसर करना है। यहां ये पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस यानी बढ़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर होता है, हायर होता है, या दोनों, या फिर डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं और देन फिर इस एमसीक्यू को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। यहां देखें, यहां हमारे पास है लोअर प्रेशर इस तरफ और इस तरफ जो है वो हायर प्रेशर है। तो सबसे पहले अगर हम एवोपरेशन की तरफ जाएं तो एवोपरेशन हो या बॉइलिंग हो, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में वेपर कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो बॉइलिंग होती है इसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है और ये तमाम टेम्परेचर के ऊपर हो रही होती है। तो अब ये है कि अगर प्रेशर कम होगा यानी एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहर से मॉलिक्यूल्स ही ना हुए तो फिर रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। देखें कि एक्सटर्नल प्रेशर हम किसे कह रहे हैं, यहां अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, देखिए मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये एक्सटर्नल प्रेशर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखिए कि अब एक्सटर्नल प्रेशर ये इतना है, फॉर एग्जांपल ये एक्सटर्नल प्रेशर इतना है। एक्सटर्नल प्रेशर कम है अभी, यानी मैं इन एयर के मॉलिक्यूल्स को विद द हेल्प ऑफ एरो जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक्सटर्नल प्रेशर को ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर एक्सटर्नल प्रेशर लो हुआ तो रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो ज्यादा होगी, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल यहां से उड़कर जाएंगे। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गया, अभी मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूं कि अब देखें कि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको ज्यादा एरो ड्रॉ कर देता हूं, दैट मीन एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है। एक्सटर्नल दबाव ज्यादा हो जाएगा तो फिर मॉलिक्यूल कैसे एवोपरेट करेंगे, मॉलिक्यूल नहीं एवोपरेट कर पाएंगे। तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो एवोपरेशन कम हो जाएगी, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो एवोपरेशन ज्यादा हो जाएगी, यानी इनवर्स रिलेशन है एक्सटर्नल प्रेशर और एवोपरेशन का। लेकिन बॉइलिंग के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। यहां देखिए प्रेशर कुकर के अंदर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाता है, और एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाता है। तो इन चीजों को अभी हम यहां लिखते हैं। वैसे ये डिटेल कॉन्सेप्ट है, हमने जस्ट शॉर्ट सा इसको समझा है। अच्छा यहां देखें, तो अब यहां दोबारा इसको पढ़ते हैं कि रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा होता है एट डैश एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब आप बताएं कि रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा कब होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर लोअर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे। Dear students, here we have MCQ number 3, which is lower atmospheric pressure dash the boiling point। तो याद रहे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है।
लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रेट ऑफ एवोपरेशन का इनवर्स रिलेशन है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लोअर होगा, यानी डिक्रीजेस होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 4, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो याद रहे कि चार्ल्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट होनी है, ये हमें याद रखना है। चार्ल्स लॉ में हमारे पास कांस्टेंट होता है प्रेशर, बॉयज लॉ में कांस्टेंट होता है टेम्परेचर। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर वेरी नहीं करेगा। यहां देखें, यहां कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, यानी प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब है कि प्रेशर वहां के है, इसके अलावा जो वैल्यूज हैं यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर है। देखिए यहां प्रेशर है, यहां कांस्टेंट नहीं है। यहां भी प्रेशर है, इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ, यहां भी प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो ये रिलेशन है हमारे पास जिसमें प्रेशर नहीं है, यानी ये जो के लिखा है बेसिकली प्रेशर है, यहां ये चीज कांस्टेंट है, यहां प्रेशर कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, विच इज राइट आंसर। और जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, वाटर बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हायर एल्टीट्यूड। यानी लोअर टेम्परेचर पर वाटर क्यों बॉयल होता है हायर एल्टीट्यूड के ऊपर। जैसे आप मरी वगैरह चले जाएं तो वहां कम टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होगा। इसका रीजन क्या है, तो जितना जितना आप हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली डिक्रीज होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो वाटर कम टेम्परेचर पर ही बॉयल होगा। इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे ये रीजन है कि वाटर तब बॉयल होता है कि जब वाटर के वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो जो जो आप हाइट पर जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, तो वाटर के कम प्रेशर पर ही वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बनता है ऑप्शन बी। अच्छा, इस बात को आप दोबारा वीडियो पीछे लेकर जाएं और सुने जो मैंने अभी बात की है, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली इनटू द गैसेस। अब देखें, सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे। Dear students, here we have MCQ number 7, a reactant that produce lowest moles of product in a reaction called। यानी प्रोडक्ट के लोएस्ट मोल कौन प्रोड्यूस करता है, तो याद रहे जो लोएस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उस रिएक्टेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है कि व्हाट मास ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ईच मोल ऑफ मीथेन। और यहां नीचे इक्वेशन हमें दी है कि मीथेन हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इसको आपने डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते बिना इसको सॉल्व किए, तो इसको पहले सॉल्व करना है आप लोगों ने एग्जाम में, और देन फिर आपने इस तरह के एमसीक्यू को जो है ऑप्शन फिल करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां देखें हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन ये है कि मीथेन है 1 मोल ऑफ और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ जस्ट मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन है कि यहाँ कितने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ देखें कि इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, यहाँ ये मीथेन कितनी है 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है वो भी 1 मोल है। तो 1 मोल ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2, यानी इसका 1 मोल इसके 1 मोल ही प्रोड्यूस करेगा। अब इसके 1 मोल का हमने मैस निकालना है, तो मैस पहले इसका मोलर मैस निकाल लेते हैं। मोलर मैस आपको पता है कि CO2 का यानी कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन के एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मोलर मैस आ जाएगा 44। अब हमने मैस निकालना है, तो मैस का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मोलर मैस को मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा मैस आ जाएगा। तो मोलर मैस इसका कितना है 44, और मोल कितने हैं अभी हमने देखे वो 1 है, तो 44 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 44 ग्राम ऑफ CO2। इसका मतलब ये हुआ कि राइट आंसर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कि डाउन सेल इज एन एग्जांपल ऑफ। अब डाउन सेल किसकी एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, गैल्वेनिक सेल की, बोथ ए एंड बी की, या डैनियल सेल की। याद रहे कि गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल एक ही सेल के दो नाम हैं, तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन ए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल है डाउन सेल, और डाउन सेल के अंदर हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, सोडियम जो है वो बनाते हैं इस डाउन सेल के अंदर, या इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 10 है कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय मेकिंग इट डैश इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। यानी जिस मेटल को आपने, जिस ऑब्जेक्ट को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, या न्यूट्रल रखते हैं, या कुछ भी नहीं बनाते।
तो देखें, इसको समझिए इस फिगर की मदद से। ये देखें, अब लेट्स सपोज ये स्पून है और इस स्पून की हमने कॉपर प्लेटिंग करनी है, यानी कॉपर की एक थिन लेयर इसके ऊपर चढ़ानी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस स्पून को कैथोड बना लेंगे। इसका मतलब यह है कि इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने अटैच करना है, तो ये कैथोड बन जाएगा। इसी तरीके से जिस मेटल की लेयर चढ़ानी है हमने इसके ऊपर, उस मेटल को हमने क्या बनाना है, एनोड बनाना है। इसका मतलब यह हुआ कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने उसको अटैच करना है। तो यहां से क्या होगा कि वो इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी बैटरी, तो यहां से ये जो कॉपर एटम है वो निकल कर जाएंगे आयंस की फॉर्म में, यहां जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए दोबारा इस स्पून के पास आएंगे और यहां दोबारा ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। जैसे यहां नजर आ रहा है कि कॉपर आयन दोबारा से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिससे इसकी रिडक्शन होती है और यहां इसके ऊपर एक लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, एक थिन लेयर डिपॉजिट हो जाएगी कॉपर की। तो याद रखने वाली चीज ये है कि हमने जिस मेटल की, जैसे टिन की प्लेटिंग कर रहे हैं तो टिन एनोड होगा, अगर हमने क्रोमियम प्लेटिंग करनी है तो क्रोमियम एनोड होगा, अगर कॉपर प्लेटिंग करनी है तो कॉपर को जो है हमने एनोड लेना है, और जिस मेटल के ऊपर करनी है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर करनी है, उसको हमने कैथोड लेना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा कैथोड, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 11। इन अ वोल्टेज सेल द साल्ट ब्रिज सर्व्स एज द फंक्शन ऑफ। साल्ट ब्रिज का क्या काम है? साल्ट ब्रिज का काम है मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय अलाउइंग आयन मूवमेंट, यानी मेन काम इसका ये है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखना, कि कहीं आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा ना हो जाए, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर लाइकली टू अंडरगो रिडक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए हमने इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखनी है और उससे पता चलाना है। याद रहे, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होती है वो जल्दी रिड्यूस हो जाता है, आसान लफ्जों में वो जल्दी इलेक्ट्रॉन एड अप करवाएगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी है? इसकी पॉजिटिव है, ये कॉपर की। तो कॉपर जो है वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। ये आपकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट से ये एमसीक्यू बनाया गया है। अच्छा देखें कि यहां अगर मैं इन दोनों से पूछूं कि इन दोनों में किसकी ज्यादा पॉजिटिव है, -2.71 की ज्यादा पॉजिटिव है या -0.76 की ज्यादा पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे सर दोनों माइनस में। दोनों माइनस में तो हैं, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव यानी ज्यादा पॉजिटिव नंबर की तरफ कौन सी वैल्यू है? तो डेफिनेटली ये वाली ज्यादा पॉजिटिव की तरफ है, ये लेस पॉजिटिव की तरफ है। तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ये है। लेकिन अभी जो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि इसकी ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैल्यू है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी, वो जल्दी लाइकली टू अंडरगो रिडक्शन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। Next we have MCQ number 13, the rate of reaction dash as the reaction proceeds। जो जो रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या होता है? क्या ये इंक्रीजेस होता है, डिक्रीजेस होता है, रिमेन सेम, मे इंक्रीजेस और मे डिक्रीजेस? तो राइट आंसर इसका हमारे पास क्या बनता है? राइट आंसर हमारे पास इसका बनता है जी के डिक्रीजेस, यानी जो जो रिएक्शन होता चला जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होती चली जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस वजह से होगा कि जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्टेंट कंज्यूम होते चले जाएंगे। तो जब रिएक्टेंट कंज्यूम होते चले जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा? स्लो ही होता जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें मेंशन नहीं है कि ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है, तो इस हवाले से फिर हम यहां डिक्रीजेस लिख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनमें से कौन सा जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है? तो याद रहे कि ये देखें कि मोस्ट क्लोराइड साल्ट, तो जो क्लोराइड साल्ट होते हैं ये सॉल्युबल साल्ट होते हैं। इस तरह ऑल नाइट्रेट साल्ट जो हैं ये भी सॉल्युबल होते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम साल्ट जो होते हैं ये भी सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो कार्बोनेट साल्ट है, मोस्ट कार्बोनेट साल्ट हैं या बाइकार्बोनेट साल्ट हैं, ये क्या है? इनसॉल्युबल साल्ट हैं। तो राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन सी बनता है। Next we have MCQ number 15. What is the photochemical smoke mainly formed by? Photochemical smoke mainly किस वजह से बनती है? Reaction of oxygen with nitrogen तो ऐसा नहीं है। Reaction of sunlight with pollutant, जी हाँ, ये यानी sunlight का pollutant के साथ रिएक्शन करना, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। Which pollutant is found as the secondary product in a photochemical smoke? फोटोकेमिकल स्मोक में सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या बनती है? तो याद रहे कि सेकेंडरी प्रोडक्ट हमारे पास
ओजोन की फॉर्मेशन होती है, जो कि पहले नहीं होता, लेकिन इसके बाद ये ओजोन की फॉर्मेशन होती है, जो कि पैन की फॉर्मेशन में एक कंट्रीब्यूशन करती है। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि द हैबर प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर। हैबर प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं? तो याद रहे कि हैबर प्रोसेस की जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है, वो है अमोनिया। द कैटलिस्ट यूज इन द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? तो याद रहे कि हैबर प्रोसेस में हम आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 19 है, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है V2O5, ये हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। कौन सा इनमें से एसिडिक ऑक्साइड्स है? तो याद रहे कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो देखें, ये भी मेटल ऑक्साइड है, तो ये क्या है? बेसिक ऑक्साइड्स है। ये भी क्या है? मेटल ऑक्साइड है, तो ये भी क्या है? बेसिक ऑक्साइड है। ये क्या है? ये मेटल है और साथ ऑक्सीजन है, तो जो है वो क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड होगा। लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं जैसे CO2, SO2, तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, इसको अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अ कार्बोनिक एसिड, अगर आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये फर्दर आपको क्या देगा? कार्बोनिक एसिड देगा। इस वजह से हम इसको एसिडिक ऑक्साइड्स कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 21 है कि बेसिक ऑक्साइड्स आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय। अभी मैंने आपको बताया कि एसिडिक ऑक्साइड्स जो हैं वो नॉन मेटल के मिलने से बनते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड्स किसके मिलने से बनेगा? तो याद रहे कि बेसिक ऑक्साइड जो है वो मेटल ऑक्साइड्स के मिलने से बनेगा। अब यहां देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है? तो ये देखें, ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स हैं, तो ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स। ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। ये अगेन मेटल ऑक्साइड्स हैं, तो ये भी बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हैं, ये हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, यानी ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। इस वजह से हम इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 23 है कि विच नेम इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इन में से कौन सा नेम जो है करेक्ट है इस कंपाउंड का? तो देखिए कि यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये अल्केन है और ना ही ये अल्काइन है, यानी ये दो ऑप्शन तो निकल गए। अब पीछे रह गया कि पेंट 2 इन है या पेंट 3 इन है, यानी ये अल्कीन है। लेकिन अब देखें कि यहां हमने किस तरह इसको नंबरिंग करनी है। अगर यहां से हम कार्बन को नंबरिंग कर आए 1 2 3, तो तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है। और अगर यहां से नंबरिंग कर आए 1 2, तो दूसरे के साथ बन रहा है। तो ये जो 2 और 3 है, ये बेसिकली जो डबल बॉन्ड है उसकी लोकेशन का हमें बता रहा है। तो अब हमने नंबरिंग कहां से करनी है? तो जो हमारे पास रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने इस तरह से नंबरिंग करनी है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो लोएस्ट नंबर कहां से मिल रहा है? यहां राइट साइड से नंबरिंग करने पर। तो राइट आंसर क्या होगा? पेंट 2 इन होगा, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, एमसीक्यू नंबर 24 है कि विच फॉलोइंग करस्पॉन्डिंग टू एन ईस्टर दैट कुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम ब्यूटेन 1 ओल एंड इथेनोइक एसिड। यानी इनमें से कौन सा ऐसा ईस्टर है जो कि ब्यूटन 1 ओल और इथेनोइक एसिड के मिलने से बना है? तो अब देखिए, ब्यूटा 1 ओल, अगर सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इथेनोइक एसिड हमारे पास ये है, यानी 2 कार्बन है और साथ में OH ग्रुप, डबल OH ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। तो देखें कि ये इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड में से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर लें तो ये आपके पास बनेगा, एसीटेट बन जाएगा। अब देखिए कि ब्यूटन 1 ओल जो है हमारे पास, इसमें से हमने क्या रिमूव करना है? इसमें से हमने रिमूव करना है ये जो OH ग्रुप है, यानी इसमें से OH ग्रुप आप रिमूव कर लें। तो ये जो OH ग्रुप अगर आप रिमूव कर लें और जो रिमेनिंग हमारे पास पार्ट है वो इसके साथ लगा दें, इस एसिटेट आइन के साथ लगा दें, CH3COOH, तो ये चीज फॉर्मेशन बनेगी। और ये जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली क्या है? ईस्टर की फॉर्मेशन है। ईस्टर में यही होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये दोनों मिलते हैं तो जो क्या बनता है? ईस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो अब इसमें से ये ऑप्शन कहां हमारे पास है? राइट आंसर कहां है इसमें? तो राइट आंसर जो है हमारे पास वो है ऑप्शन
देखें कि यहाँ एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, फिर सी है, ये देखें ये चीज है, आगे CH2 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 और CH2, तो राइट आंसर जी है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 25, विच इज ईस्टरिफिकेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन किसके दरमियान होता है? तो ये भी हम देख कर आए हैं कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान जो है रिएक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में ईस्टर की फॉर्मेशन बनती है और इसको हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। विच कैटलिस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन ईस्टरिफिकेशन? ईस्टरिफिकेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? तो राइट आंसर है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हम थोड़ी मिकदार में 1-2 ड्रॉप जो है वो जस्ट सल्फ्यूरिक एसिड की यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 27 है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल गिव। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन मीन वाटर, यानी वाटर आप रिमूव कर रहे हैं अल्कोहल में से, तो आपको क्या मिलेगा? तो अल्कोहल में से जब आप वाटर रिमूव करेंगे तो रिजल्ट में आपको अल्कीन मिलेगा। तो यहाँ इथानॉल है तो इथीन मिलेगा, जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। नीचे यहाँ इक्वेशन में है भी, ये देख सकते हैं कि अल्कीन मिल रहा है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। MCQ number 28 is alkene decolorize bromine water because they alkene decolorize bromine water क्यों है? क्योंकि अल्कीन जो है वो बेसिकली क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शंस करते हैं, अंडरगो एडिशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास, यानी आसान लफ्जों में, ये हालोजेंस को अपने साथ अटैच करवाते हैं बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 29 है कि कोल्ड डाइल्यूट की MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेटेट रिएक्ट विद अल्कीन टू गिव। तो ये आपको याद है कि इसको हम बेयर टेस्ट कहते हैं, कि जबकि MnO4 रिएक्ट करता है अल्कीन के साथ तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है? रिजल्ट में अल्कोहल बनता है, जिसे आप डायोल भी कहते हैं, जो कि हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट आप देखें कि एमसीक्यू नंबर 30 है कि व्हाट कंडीशन आर कॉमनली यूज्ड फॉर कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग के लिए कॉमनली कंडीशन क्या है? लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर का होना, हाई टेम्परेचर विद हाई कैटलिस्ट, तो ये इसकी कंडीशन है कि हाई टेम्परेचर भी हो और कैटलिस्ट भी हो। MCQ number 31 is during fermentation glucose break down to form ethanol and। अब यहाँ बेसिकली इथानॉल की मैन्युफैक्चरिंग है, कि हम इथानॉल को मैन्युफैक्चर करते हैं बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोज जो है इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो साथ में हमारे पास कौन से मालिक्यूल्स निकलते हैं? तो याद रहे कि ग्लूकोज की जब आप ब्रेक डाउन करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर, तो एक तो इथानॉल बनता है और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनती है। नेक्स्ट मूव करेंगे, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रेशन ऑफ इथीन इज। इथीन की जो हाइड्रेशन है, इसके रिजल्ट में भी इथानॉल बनता है, और इसमें कैटलिस्ट कौन से यूज होता है? तो याद रहे कि इसमें हम फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं, H3PO4, ये हम यूज करते हैं यहाँ इसमें एज अ कैटलिस्ट। MCQ number 33, which method gives the pure ethanol on a large industrial scale? लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम प्योर इथानॉल हासिल करते हैं? फर्मेंटेशन ओनली। तो फर्मेंटेशन से हम इथानॉल तो हासिल करते हैं, लेकिन ये जो है वो स्लो प्रोसेस है। तो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जब हम यूज करते हैं तो वहां हमें फास्ट मेथड रिक्वायर्ड होते हैं, फास्ट रिएक्शन रिक्वायर्ड होते हैं, इस वजह से हम हाइड्रेशन ऑफ इथीन को प्रेफर करते हैं लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, इथेनोइक एसिड इज कॉमनली फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। किसकी ऑक्सीडेशन करके हम इथेनोइक एसिड बना लेते हैं? तो याद रहे इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करके, यानी ऑक्सीजन ऐड करके हम इथेनोइक एसिड बना लेते हैं। और इथेनॉल क्या है? बेसिकली अल्कोहल है, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके हम ये जो है वो इथेनोइक एसिड जो है या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो उसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 35 है कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस। अब देखें कि इथेनोइक एसिड है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो याद रहे कि जब ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो राइट आंसर इसमें क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट देखें कि एमसीक्यू नंबर 36, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल। जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 दे फॉर्म, तो ये क्या बनाते हैं? तो याद रहे कि हम देख कर आए हैं, इसको हम कहते हैं ईस्टर। वैसे आपकी बुक में यहाँ कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आता है आई गेस। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा।
नेक्स्ट हम मूव करेंगे एमसीक्यू नंबर 37 की तरफ। एडिशन पॉलीमर्स आर यूजली फॉर्म्ड फ्रॉम मोनोमर्स दैट कंटेन। एडिशन पॉलीमर्स जो है वो बनते हैं फ्रॉम मोनोमर्स से। कौन से मोनोमर्स से बनते हैं, कैसे मोनोमर्स से? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के मोनोमर से बनते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बनते हैं, अमाइन ग्रुप से बनते हैं, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बनते हैं। तो याद रहे कि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से यूजली तौर पर एडिशन पॉलीमर बनते हैं, जिनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है कार्बन, और ये जो दूसरा बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है और इजीली ब्रेक हो जाता है। इस वजह से इसकी में एक बॉन्ड ब्रेक करके लॉन्ग चेन कार्बन एटम बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर? इनमें से कौन सा ऐसा है जो एडिशन पॉलीमर की एग्जांपल है? तो याद रहे कि ये जो पॉलीस्टर है ये हमारे पास आ जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। नायलॉन 66 ये क्या है? ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है ये भी। लेकिन ये जो पॉलीथीन है ये हमारे पास एडिशन पॉलीमर की एग्जांपल है। नेक्स्ट है नायलॉन 66 इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये किसकी एग्जांपल है? पॉलीएस्टर की, पॉलीअमाइड की, किसकी एग्जांपल है? तो याद रहे ये पॉलीअमाइड है, क्योंकि इसमें अमाइन ग्रुप आ रहा होता है, इस वजह से इसको हम पॉलीअमाइड कहते हैं। पॉलीएस्टर इसमें नहीं आता। तो नायलॉन 6/6 एग्जांपल है पॉलीअमाइड की। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? और ये जो एमसीक्यू है ये मॉडल पेपर से लिया गया है कि डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तो याद रहे कि डायरेक्शन इसकी होती है एनोड टू द कैथोड। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो कैथोड की तरफ जाते हैं एक्सटर्नली थ्रू वायर। Here we have MCQ number 41. गैसोहोल इज अ मिक्सचर ऑफ। गैसोहोल किसका मिक्सचर है? गैस और अल्कोहल का। तो ये आंसर नहीं है। गैसोलीन एंड अल्कोहल तो राइट आंसर है जी, गैसोलीन एंड अल्कोहल। लास्ट हमारे पास एमसीक्यू है कि स्टूडेंट प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट डज अ स्टीपर स्लोप इंडिकेट? तो इसमें ये जो स्टीपर स्लोप है, यानी स्लोप ज्यादा स्टीपर हो जाएगी, तो ये क्या इंडिकेट करती है? तो याद रहे ये बता रही है कि रिएक्शन जो है वो रेट वो फास्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जिनको अभी हमने समझा और समझाने की कोशिश की काफी हद तक। होपफुली आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो इन एमसीक्यूज को बिल्कुल एट द एंड देखिए, और जब आप अपनी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह नए जो आपका नेक्स्ट जो पेपर होगा उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज जो है वो अपलोड करें। और हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।